स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। ये सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियरली बता रही हूं, ये वाला वन शॉट बुक 2 का चैप्टर है। ठीक है, बुक 2 का इंटरनेशनल ट्रेड, इस चैप्टर को इसी एक क्लास में खत्म कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें पता ही है क्या करना है, सेशन लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी ओपन कर लो। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आप लोगों का बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आप ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में काफी कुछ समझ चुके हो, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने से दोनों तरफ कंट्रीज को फायदा होता है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अकेला इंडिपेंडेंट बिना किसी की मदद लिए अपना सारा काम कर पाए। कोई सेल्फ सफिशिएंट देश नहीं होता। अक्सर किसी देश को दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, ट्रेड करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि रिसेंट कुछ ईयर्स में इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा बदलाव आया है। ठीक है, कितना हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या हम ट्रेड कर रहे हैं, किसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा बदलाव आया है हाल ही में। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वैसे तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 1% है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में टोटल वॉल्यूम हमारे इंडिया का ट्रेड कितना है, 1%। पर फिर भी ये 1% जो अमाउंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। ओके, तो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चेंज हमें देखने को मिला वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो 1950 से 1951 के बीच में इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड का वैल्यू 1214 करोड़ जितना था। ठीक है, 2016 से 17 तक आते आते इसी ट्रेड का वैल्यू बढ़ गया और ₹44,29,762 करोड़ हो गया। देर आर न्यूमरस रीजन फॉर दिस शार्प राइज। कह रहे हैं कि काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ट्रेड में ये जंप, ये इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ने लगे, हमारी गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसीज को अपनाया, मार्केट थोड़ी और डाइवर्सिफाई हो गई। इन सारे कारण के वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड में एक इंक्रीज देखने को मिला। ओके, तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड हाल ही में कुछ ईयर्स में चेंज हुआ है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमें इंक्रीज, बढ़ाव देखने को मिला। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कंटिन्यूज टू बी हायर देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट। पर हमारे देश में क्या है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आप दूसरे देश से कुछ खरीदते हो वो इंपोर्ट होता है। जब आप अपने देश का सामान किसी और देश को बेचते हो तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो हमारे देश में इंपोर्ट का वैल्यू ज्यादा है, एक्सपोर्ट का वैल्यू फिलहाल कम है। आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पर उससे पहले मेरे पास है आप लोगों के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है अनअकैडमी प्रतिष्ठा, इन्फिनाइट ड्रीम्स और इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो तैयार हो जाओ एक बहुत ही एपिक सेलिब्रेशन के लिए, जहां पर होंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, और आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा ग्रैंड सरप्राइज। ये इवेंट होगा December 10 7 PM। इस इवेंट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। डन, चलो
इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर लेवल तैयारी करना चाहते हो तो हम लेकर आए हैं विजेता बोर्ड बूस्टर रिवीजन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 14 से। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको ह्यूमैनिटीज का पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से कवर कराएंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले अच्छे से आपकी तैयारी करा देंगे, एकदम टॉपर लेवल तैयारी करा देंगे। यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, डाउट क्लियरिंग सेशंस, नोट्स सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इंडिया का जो ट्रेड का थोड़ा पैटर्न है वो देखते हैं। ओके, तो इसमें ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये एक्सपोर्ट को दिखा रहा है और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इंपोर्ट दिखा रहा है। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, बाकी देशों से हम खरीद ज्यादा रहे हैं और हम बाकी देशों को बेच कम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ओवर द इयर्स इंडिया के ट्रेड में काफी चेंज आया है। ओके, हमने देखा है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो ट्रेड है वो कम हो गया है। ऑन दी अदर हैंड पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रेड बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो ट्रेड है वो सेम ही रहा है। 2009, 11, 15, 16 हर ईयर में मिनरल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो ट्रेड है वो तो सेम ही चल रहा है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल आइटम्स में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन ज्यादा है। Amongst the agricultural products, there is decline in export of traditional items such as coffee, cashew, etc. ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी हमने कॉफी और कैशू जैसे चीजों को ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट्स और शुगर के ट्रेड में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इट अलोन अकाउंटेड फॉर 73.6% ऑफ इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। इंडिया जितना भी सामान एक्सपोर्ट करता है उस सामान में से 73.6% सामान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। ये 2016 टू 17 का डेटा है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग गुड्स में भी हमने देखा कि काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना और ईस्ट एशिया की कुछ और कंट्रीज हमारी मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। जेम्स और ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी का भी एक बहुत बड़ा शेयर है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। नेक्स्ट, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। इंडिया के इंपोर्ट में हमें पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिला वो समझते हैं। 1950s और 1960s में इंडिया बहुत ही सीरियस फूड शॉर्टेज को फेस कर रहा था। तो क्योंकि हमारे देश में खाने की कमी थी तो उस दौरान हम बाकी देशों से फूड ग्रेन्स खरीदते थे। ठीक है, फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सबको हम इंपोर्ट किया करते थे। The balance of payment was adverse as imports were more than the export, in spite of all effort of import substitution. इस दौरान हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे। हमारी गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी कि इंपोर्ट करने के अलावा कोई और तरीका निकालते हैं, पर इसके बावजूद इस दौरान हम ज्यादा सामान खरीद रहे थे और बेच कम रहे थे। 1970s के बाद हमने क्या देखा, थोड़े जब फूड क्राइसिस ठीक हुआ तो हमने फूड ग्रेन के इंपोर्ट को थोड़ा कम कर दिया। इसी दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से होने लग जाता है जिस वजह से फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, पर 1973 के एनर्जी क्राइसिस के वजह से इस टाइम पीरियड में पेट्रोलियम का प्राइस तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से हमारे इंपोर्ट के बजट में भी एक इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, फूड ग्रेन्स की जगह इस टाइम पीरियड में हम फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मशीन, इक्विपमेंट, स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, इन सबको भी इंपोर्ट किया जाता है। ओके,
हमने देखा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा. इट इज यूज नॉट ओनली एज अ फ्यूल बट ऑल्सो एज अ रॉ मटेरियल. पेट्रोलियम सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये एक रॉ मटेरियल भी है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए. इसीलिए पेट्रोलियम को बहुत तेजी से हम लोग इंपोर्ट करने लगे. तो जब पेट्रोलियम का इंपोर्ट बढ़ने लगा तो ये इस चीज की निशानी है कि हमारे देश में और इंडस्ट्रीज आने लगे और हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा. ठीक है, नेक्स्ट. इसी दौरान इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस राइज हमें देखने को मिलता है. इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मेंटेन्ड अ स्टेडी इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर. इस दौरान हम कैपिटल गुड्स को बहुत इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी डिमांड थी हमारे देश में. अब कैपिटल गुड में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल गुड मतलब नॉन इलेक्ट्रिक मशीन्स, ट्रांसपोर्ट का इक्विपमेंट, मेटल्स, मशीन टूल्स, ये सब कैपिटल गुड में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट. फूड और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कम होने लगा. ठीक है, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट भी कम होने लग जाता है. और क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम? पर्ल हो गया, सेमी प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ओर्स, मेटल, स्क्रैप मेटल जो होता है, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी चीजें हमारा देश इंपोर्ट करता है. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. इस टॉपिक पर आ जाओ. ओके, तो इंडिया ने ट्रेड रिलेशंस बना रखे हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो हैं दुनिया के, उसके साथ इंडिया ने बढ़िया रिलेशंस बना रखे हैं. इंडिया का ये गोल है कि आगे आने वाले 5 साल में हमें अपने इंटरनेशनल ट्रेड को डबल करके दिखाना है. हमने उस हिसाब से कुछ बदलाव लाना भी स्टार्ट कर दिया है. हमने इंपोर्ट को और लिबरलाइज कर दिया है. लिबरलाइज करना मतलब हमने अपने देश में हमने इंपोर्ट करते टाइम टैक्स वगैरह कम कर दिया. हमने कंट्री से बोला कि तुम्हें लाइसेंस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, तुम आसानी से आकर बस इंपोर्ट कर दो हमारे यहाँ पर. ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे तरीके लिए जिसके थ्रू बाकी कंट्रीज के लिए आसान हो जाए हमें सामान बेचना. ठीक है, इसे डी लाइसेंसिंग कहते हैं. तो ऐसे कुछ हम चेंजेस लेकर आए. ओके, इंडिया अपना ज्यादातर ट्रेड या तो सी रूट से करता है या एयर रूट से करता है. इंडिया के ट्रेड का एक छोटा सा पोर्शन लैंड रूट से भी होता है. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हम इजिली लैंड रूट से ट्रेड कर पाते हैं. अब सी पोर्ट्स के बारे में समझते हैं. हमें पता है कि इंडिया में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है. बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारे देश का और वाटर बहुत ही एक चीप जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का. कोई दिक्कत नहीं आती हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम. और इंडिया का तो बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है सी के थ्रू ट्रैवल करके इधर उधर ट्रेड करने के मामले में. ठीक है, an interesting fact about port in India is that its west coast has more ports than its east coast. कह रहे हैं इंडिया के पोर्ट्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में ज्यादा पोर्ट हैं एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये आप लोगों के लिए मैंने एक मैप लगाया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स क्या हैं. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक एक करके सारे पोर्ट्स को देख सकते हो और देखना भी चाहिए क्योंकि अभी आगे जाकर इन सारे पोर्ट्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं. डन, चलो तो आगे बढ़ते हैं. ओके, एंशियंट टाइम से हम लोग पोर्ट्स को यूज करते आ रहे हैं. पोर्ट्स एक जरिया है जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से कर पा रहे हैं. ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो वाटरवे और पोर्ट्स को बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स यूज करते थे. वो ऐसे ही तो आते जाते थे हमारे देश में. तो हमारे देश में अलग अलग साइज, अलग अलग क्वालिटी के पोर्ट्स आपको दिख जाएंगे. ठीक है, कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं विच हैव वेरी वास्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़े एरिया में होता है. कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस छोटे एरिया में होता है. इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं. मेजर और माइनर पोर्ट क्या होता है? मेजर पोर्ट मतलब ऐसे पोर्ट जिसकी सारी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सारा रेगुलेशन वगैरह कर रही है.
माइनर पोर्ट मतलब कोई एक ऐसा पोर्ट जहां के पॉलिसी और फंक्शंस को वहां की स्टेट गवर्नमेंट संभाल रही हो। ठीक है, मेजर पोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है, माइनर पोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट संभाल रही है। मेजर पोर्ट ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करते हैं, ज्यादा ट्रेड मेजर पोर्ट से होता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स भी पोर्ट को यूज करके सारे रिसोर्सेस को यूज करते थे। ठीक है, तो ये हिंटरलैंड से पोर्ट को कनेक्टेड रखते थे। हिंटरलैंड का क्या मतलब है? ऐसे इलाके जो कि पोर्ट के आसपास हैं, जहां से तुम सामान ला रहे हो पोर्ट में एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आसपास का इलाका जहां जहां से तुम सामान ला रहे हो या जहां तक तुम सामान लेकर जा रहे हो, उसे हिंटरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, रेलवे जब से एक्सटेंड हुआ है तो लोकल मार्केट और रीजनल मार्केट को एक अच्छा लिंक मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट्स, इन सब के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है रेलवे। ओके, तो ये जो ट्रेंड है, ये जो पोर्ट्स का ये ट्रेंड है, ये 1947 तक चला। 1947 में हमें पता है हमारे देश का पार्टीशन हो जाता है, जिस वजह से हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पाकिस्तान को चले जाते हैं। कराची पोर्ट पाकिस्तान का हो जाता है और चित्तागोंग पोर्ट उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान का हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान को आज के टाइम पे हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। नेक्स्ट, टू कॉम्पनसेट द लॉसेस, इन दोनों पोर्ट्स के जाने के वजह से हमें काफी नुकसान हुआ। उस नुकसान को कवर अप करने के लिए हमने काफी सारे नए पोर्ट बनाए, जैसे कि कांडला, ठीक है, डायमंड हार्बर नियर कोलकाता। ओके, तो ये सब कुछ पोर्ट्स हैं जो कि हमने अपने लॉस को कवर करने के लिए बनाया। ओके, नेक्स्ट, तो एक सेटबैक आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमारे पोर्ट चले गए, पर उसके बावजूद पोर्ट्स के मामले में इंडिया ने आजादी के बाद एक ग्रोथ करके दिखाया। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया के पोर्ट बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, देश के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। ज्यादातर जो हमारे पोर्ट्स हैं उनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओके, बहुत पहले क्या होता था, इन पोर्ट्स को मॉडर्न रखना ये सब गवर्नमेंट का काम होता था। बाद में हमने इस काम में प्राइवेट कंपनीज को लगा दिया कि आप ध्यान रखो पोर्ट का, क्योंकि हमें समझ आया कि ट्रेड वगैरह करने के लिए पोर्ट की क्वालिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। तो हमने प्राइवेट कंपनीज को ये काम पकड़ा दिया कि पोर्ट का ध्यान रखना, पोर्ट को मॉडर्न रखना प्राइवेट कंपनीज का काम है। पहले इंडिया के पोर्ट की कैपेसिटी हुआ करती थी 20 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। ठीक है, ये था 1951 में। 2016 तक आते आते कितना कार्गो हमारे पोर्ट्स हैंडल करने लगे? 837 मिलियन टन्स। ओके, तो अब हम कुछ कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कांडला पोर्ट, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। ठीक है, ये एक मेजर पोर्ट है जो कि वेस्टर्न और नदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री की जरूरतों को मीट करता है। मुंबई पोर्ट में जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को भी कम कर देता है कांडला पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द पोर्ट इज डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम। इस पोर्ट को हमने ऐसे डिजाइन करा है कि यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर आ सकता है। ठीक है, the offshore terminal at Vadinar has been developed to reduce pressure at कांडला पोर्ट। हमने कांडला पोर्ट के आसपास भी कुछ ऐसे इलाके बना दिए ताकि कांडला पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, अब कह रहे हैं हर एक पोर्ट का हिंटरलैंड मार्क करना, स्पेसिफिकली मार्क करना कि सिर्फ इस पोर्ट में सिर्फ इस जगह से सामान आएगा, उस पोर्ट से सिर्फ इस जगह से सामान आएगा। तो हर एक पोर्ट का हिंटरलैंड मार्क करना थोड़ा टफ है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही जगह एक से ज्यादा पोर्ट का भी हिंटरलैंड बन जाता है, ओवरलैप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मुंबई पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर मतलब वहां की लोकेशन नेचुरली ऐसी है कि आप वहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन को आराम से रख सकते हो, थोड़ा सा कवर्ड है वो एरिया। ठीक है, नेचुरल हार्बर है वो। बिगेस्ट पोर्ट है हमारे कंट्री का, एमसीक्यू आ सकता है यहां से। ठीक है,
नेक्स्ट, ये जो पोर्ट है ये जनरल रूट्स के बहुत पास है। मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सब से ट्रेड करने में ये पोर्ट काफी ज्यादा काम आता है। ये पोर्ट 20 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 to 10 किलोमीटर वाइड है। इसमें 54 बर्थ है। बर्थ मतलब जहां पे आप जाकर अपने शिप को रख सकते हो, ठीक है, जहां पे शिप्स को हम रोक कर रखते हैं, ठीक है। और कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे कंट्री का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्से मुंबई पोर्ट के हिंटरलैंड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक सैटेलाइट पोर्ट है, मतलब मुंबई पोर्ट के पास ही ये एक छोटा सा पोर्ट है। ये क्या करता है, इसका मेन काम है मुंबई पोर्ट के ऊपर जो काम आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को कम करना, ठीक है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। मारमगांव पोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये भी एक नेचुरल हार्बर है गोवा में। इट गेन सिग्निफिकेंस 1961 में। इस पोर्ट को फिर से रीमॉडल करा गया था, उसके बाद से ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए। यहां से आयरन ओर जापान को एक्सपोर्ट करा जाता है, ठीक है। जब से कोंकण रेलवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तब से मारमगांव पोर्ट का हिंटरलैंड और ज्यादा बढ़ गया और आसान हो गया। कोंकण रेलवे की वजह से अलग अलग एरिया से सामान लेकर आना मारमगांव पोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र, ये सब हिंटरलैंड है इस पोर्ट के। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। यहां से आयरन और पर्टिकुलरली आयरन रिलेटेड मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट करे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल, कॉफी, टी, वुड, पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, सोन, मोलासिस, इन सब का एक्सपोर्ट भी होता है यहां से। कर्नाटका इस पोर्ट का मेजर हिंटरलैंड है। कोची पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये वेम्बनाड कायल में है। इसी इलाके को हम क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल हार्बर है और इसका जो पोजीशन है ना, बहुत बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि ये पोर्ट स्विस कोलंबो रूट के बहुत पास है। इस पोर्ट से हम केरला, सदर्न कर्नाटका और वेस्टर्न तमिलनाडु के नीड्स को मीट कर पाते हैं। कोलकाता पोर्ट हुगली रिवर में सिचुएटेड है। लाइक मुंबई पोर्ट की तरह इस पोर्ट को भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है। कोलकाता के पास स्टार्टिंग में ये एडवांटेज था कि वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था, ठीक है। बाद में कुछ टाइम के बाद ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि थोड़े और पोर्ट्स आ जाते हैं, विशाखापट्टनम, पारादीप, ठीक है। इन सारे पोर्ट्स के आने की वजह से कोलकाता पोर्ट का काम थोड़ा कम हो गया और इन पोर्ट्स में शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट में एक और दिक्कत है कि इनकी ये जो हुगली रिवर है, इस रिवर में सिल्ट का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, तो एक ये दिक्कत भी है। नेक्स्ट, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सब हिंटरलैंड है इस पोर्ट के। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स पोर्ट फैसिलिटीज टू आवर नेबरिंग लैंडलॉक्ड कंट्रीज। भूटान और नेपाल लैंडलॉक्ड हैं, इनके आसपास पानी नहीं है, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, तो इनको भी तो पोर्ट की जरूरत पड़ती होगी ना। तो ये वाला जो पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, ये अपनी फैसिलिटीज नेपाल और भूटान को भी प्रोवाइड कर देता है। हल्दिया पोर्ट की अगर हम बात करें, कोलकाता से अगर आप 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो हल्दिया पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। हल्दिया पोर्ट को कोलकाता पोर्ट के पास हमने इसीलिए बनाया ताकि ये कोलकाता पोर्ट का प्रेशर वगैरह कम करे, ओके। आयरन और कोल, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जूट के प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, कॉटन, इन सब प्रोडक्ट्स को हैंडल करता है ये पोर्ट। नेक्स्ट, पारादीप पोर्ट जो है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको डीपेस्ट हार्बर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका हार्बर इतना डीप है तो ये बड़े बड़े वेसल्स को हैंडल कर पाता है, ठीक है। आयरन ओर को हैंडल करने के लिए बनाया था हमने इस पोर्ट को। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड मेन हिंटरलैंड है इस पोर्ट के। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, लैंडलॉक्ड हार्बर है। सी से कनेक्टेड, मतलब इसे सी से कनेक्ट करने के लिए हमने एक चैनल बनाया, रॉक एंड सैंड को कट करते हुए हमने एक रास्ता बनाया और हमने इस पोर्ट को सी के साथ कनेक्ट करा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये आयरन और पेट्रोलियम, जनरल कार्गो, ये सब हैंडल कर लेता है। चेन्नई पोर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। ये एक आर्टिफिशियल हार्बर है जो कि 1859 में बनाया गया। लार्ज शिप्स आसानी से हैंडल नहीं कर पाता ये। इट इज नॉट मच सूटेड फॉर लार्ज शिप्स। क्यों? क्योंकि इसका पानी उतना गहरा नहीं है, तो यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स नहीं जा पाते। तमिलनाडु और पुदुचेरी यहाँ के हिंटरलैंड है। एन्नौर जो है ये एक नया पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में बना है। तो चेन्नई पोर्ट से अगर आप 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको एन्नौर दिख जाएगा। इसे क्यों बनाया? ताकि ये चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को थोड़ा कम कर दे। ट्यूटिकोरिन पोर्ट जो है ये भी इसीलिए बनाया गया था ताकि ये चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को थोड़ा कम करे। यहाँ पर कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑयल, शुगर, केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। अब हम थोड़ा सा एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। एयर ट्रांसपोर्ट का फायदा क्या है? कम टाइम में आप बहुत वैल्यूबल और ऐसी चीजें जो अगर आप ज्यादा टाइम लेकर पहुंचाओगे तो खराब हो जाएंगी, पेरिशेबल गुड्स, हाई वैल्यू गुड्स को बहुत कम टाइम में आप बहुत दूर तक पहुंचा सकते हो। पर एयर ट्रांसपोर्ट करना काफी कॉस्टली होता है। अगर आप बहुत भारी सामान अगर है तो आप उसे एयर ट्रांसपोर्ट करा भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से सारा सामान एयर ट्रांसपोर्ट में नहीं जा पाता। 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो कि हमारे कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं। वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलिकट, नागपुर, कोयम्बतौर, कोचिन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो ये था इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर का वन शॉट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी भागो मत, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड? 1%, 2%, 3% या 4%? जल्दी से जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। जो भी बच्चे फास्टेस्ट राइट आंसर देंगे उनको नेक्स्ट क्लास में शाउट आउट मिलेगा। डन? चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।